तो दोस्तों आज मैं आपके सामने जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है माओरी पॉलीमेरा पार्ट 2। जी हाँ, हाल ही में मैंने इस मूवी का पहला पार्ट एक्सप्लेन किया था, तो इस वीडियो से पहले आप उस एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। दोस्तों IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 7.1, जबकि रोटेन टोमेटोज पर इसको 100% की फ्रेश रेटिंग मिली हुई है। यानी ये मूवी अपने पहले पार्ट के साथ पूरा जस्टिफिकेशन करती है। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, तो शुरू में उसी का एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है। हम देखते हैं कोमरी नाम के आदमी को, जो एक सीधा और सरल ऑटो ड्राइवर होता है, जो किसी से ना तो लड़ता और ना झगड़ता है। यहाँ तक कि वो दूसरों के झगड़े को भी अपने ऊपर ले लेता है ताकि किसी को कोई दुख न पहुँचे। कोमरी के परिवार में उसका छोटा भाई जंगा और बीवी लक्ष्मी के साथ एक कच्ची उम्र का बेटा भी है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन कोमरी गायब हो जाता है और इसी बीच गांव वालों को एक ही चिता पर 2 लाशें जलती हुई दिखाई देती हैं। अब उस चिता पर दूसरी लाश को देखकर सब यही सोचते हैं कि कहीं ये कोमरी तो नहीं, जिसे जादू टोने के चक्कर में किसी ने मार दिया हो। तो इसके बाद उसका छोटा भाई जंगा अपने बड़े भाई की मौत का केस लड़ता है ताकि उसे इंसाफ दिला सके। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब जंगा को पता चलता है कि उसका भाई खुद एक जादू टोना करने वाला आदमी था। इसलिए अब वो अपने भाई के कर्मों को छुपाते हुए केस को वापस ले लेता है। पर तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि कोमरी असल में जिंदा है और केरल में रह रहा है। जिसके बाद जंगा ये प्रण लेता है कि वो अपने भाई को ढूंढकर निकालेगा और यहीं से शुरू होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट उत्तराखंड से शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि एक अघोरी एक लड़के को बताता है कि हमारे देश में सिर्फ कल्चर और हेरिटेज नहीं है, बल्कि इसके अलावा बहुत कुछ और भी है। वो कहता है कि असल में सुश्रुत और चरक नाम के महात्माओं ने सालों पहले मेडिकल साइंस को इन्वेंट कर लिया था। सुश्रुत ऋषि को पूरी दुनिया आज फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानती है, जबकि चरक ऋषि ने हजारों साल पहले आयुर्वेद को जन्म दिया था, जिसका प्रचलन आज भी है। यही नहीं, 300 AD में हमारे ऋषियों ने पृथ्वी के 365 दिन के चक्कर को डिस्कवर कर लिया था और साथ में वो प्लेनेटरी पोजीशन सिस्टम भी जान चुके थे। उस जमाने में कई डिवाइसेस ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन फिर वो सारी इन्वेंशंस, नॉलेज और वेल्थ को इवेडर्स से बचाने के लिए छुपा दिया गया था। और ये जगहें आज भी गार्डेड हैं और किसी भी तरह के बंधनों से सुरक्षित हैं, जैसे नाग बंधनम, जल बंधनम, गरुड़ बंधनम। अब वो अघोरी ये सब बता ही रहा होता है कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई आदमी उस नाग बंधनम को खोलने पहुंच गया है और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं केरला में, जहां कोमरी अपनी प्रेमिका कविता के साथ एक आम जिंदगी बिता रहा होता है और दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के साथ गहरे प्यार में होते हैं। इसके बाद हम लक्ष्मी को देखते हैं, जो अपने माउंटेन वाले घर पर होती है और आज तैयार होते वक्त कोमरी को याद करके बहुत दुखी हो जाती है। अब हालांकि उसका पति तो जिंदा है, लेकिन जंगा ने कह दिया था कि वो कोमरी को खत्म कर देगा, इसलिए लक्ष्मी को अब कोई उम्मीद नहीं थी। ऊपर से वो भी यही सोचती है कि कोमरी ने जो किया वो गलत किया। उसने एक लड़की के चक्कर में अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और यहाँ तक कि अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। इसके बाद जब वो घर वापस आती है तो वहाँ उसे बलीजा मिलता है, जो उससे पूछता है कि वो कहाँ चली गई थी। अब लक्ष्मी बताती है कि कोमरी हर पूर्णिमा के दिन मुझे पहाड़ी पर ले जाता था, जहाँ उनका एक घर है, और चूंकि कल पूर्णिमा थी तो उसी की याद में मैं अपने बच्चे के साथ वहाँ गई थी। लेकिन इसी बीच लक्ष्मी बलीजा की गर्दन में एक माला देखती है और पूछती है कि तुमने गले में ये माला क्यों डाल रखी है। तो इस पर वो बताता है कि सरपंच वाले किस्से के बाद मैंने शराब छोड़ दी थी, पर फिर भी अगले दिन रामूला मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैं दोबारा शराब पीने की गलती ना करूं तो मैंने ये माला पहन रखी है। इस पर लक्ष्मी पूछती है कि अब वो कहाँ है, तो बलीजा कहता है कि वो अभी मायके में है और उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। लेकिन मैंने कई लोगों से पैसे मांगे पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो ये सुनकर लक्ष्मी उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, और ऐसा कहते हुए वो अपनी बालियां उसे बेचने के लिए दे देती है ताकि वो रामूला को पैसे भेज सके। इसके बाद वो रामूला को फोन करके कहती है कि मेरा पति तो चला गया, लेकिन तुम्हारा पति अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी घर आ जाओ, अपने परिवार को ऐसे मत छोड़ो। फिर बाद में लक्ष्मी अपनी बालियों के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि वो उसको कोमरी ने दी थी, और ये सोचकर वो फिर से दुखी हो जाती है। तभी हम जास्तीपल्ली गांव में एक नए SI को चार्ज लेते हुए देखते हैं और इसका नाम होता है रविंद्र।
अब उसके चार्ज लेते ही सीधा रमेश यानी कविता का भाई उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और उसकी खातिरदारी करता है ताकि वो उस केस में रमेश का ख्याल रख सके। लेकिन यहाँ रविंद्र उससे कहता है कि तुम्हारा केस तो पहले से ही सेटल है, लेकिन फिर भी आगे कुछ होगा तो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अब इसके बाद सभी ऑफिसर्स एक एक करके उसे ग्रीट करते हैं, जिसके बाद रविंद्र वो अटेंडेंस रजिस्टर चेक करके पूछता है कि ये जंगा नाम का कांस्टेबल कहाँ है। असल में रविंद्र को पहले से पता होता है कि यहाँ क्या हुआ था, यानी उसे पता था कि जंगा ने केस किया, फिर वो उसे जीतने लगा, लेकिन बाद में उसने वो केस वापस भी ले लिया। अब रविंद्र सभी से कहता है कि शायद जंगा ने पैसे लेकर ये केस वापस लिया होगा, लेकिन तभी एक दूसरा कांस्टेबल वरैया उससे कहता है कि सर जंगा बहुत ही ईमानदार ऑफिसर था, वो पैसा लेकर पीछे हटने वालों में से नहीं था, बल्कि वो तो मिस्टीरियस केस सॉल्व करना चाहता था। और सर गायब होने के चौथे दिन उसकी भाभी लक्ष्मी यहाँ मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने भी आई थी, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया क्योंकि पुराने वाले एसआई सर उस पर बहुत गुस्सा करते थे। फिर आगे वरैया बताता है कि सर असल में जंगा गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने भाई की तलाश में है और उसको मारने निकला हुआ है। अब ये सुनकर रविंद्र थोड़ी देर सोचता है और फिर फैसला करता है कि वो जंगा की मिसिंग कंप्लेंट लिखेगा और उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, क्योंकि अगर जंगा गलत नहीं है तो वो उसे ढूंढ लेंगे और अगर गलत भी है तो कम से कम वो सच तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये सोचने के बाद अब रविंद्र उस कांस्टेबल के साथ लक्ष्मी से पूछताछ करने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि समावैया नाम का एक आदमी वहाँ पहले से ही मौजूद होता है, जो असल में लक्ष्मी का रिश्तेदार होता है और रेलवे में काम करता है। अब यहाँ पर रविंद्र लक्ष्मी से ट्रिकी सवाल पूछता है कि क्या जंगा ने उस केस को वापस लेने के लिए पैसे लिए थे, और क्या उस पैसों में से तुम्हें भी अपना शेयर मिला था, या ऐसा तो नहीं कि तुमने ही जंगा को कहीं छुपा दिया हो, सच सच बताओ। दरअसल वो ऐसा पूछकर बस उसका रिएक्शन चेक करना चाहता था, लेकिन तभी लक्ष्मी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, और रही जंगा की बात तो वो पैसे ले ही नहीं सकता। तभी बलीजा वहाँ पर आता है और रविंद्र उससे भी पूछताछ करने लगता है, और इसी बीच वो उसका फोन भी चेक करने लगता है। इसके बाद वो दोनों से कहता है कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों कहीं बाहर मत जाना, क्योंकि इस केस में तुम दोनों प्राइम सस्पेक्ट हो। अब रविंद्र उनसे बात कर ही रहा होता है कि तभी उस कांस्टेबल को एक कॉल आता है, जिसे सुनकर रविंद्र उसके साथ फौरन गांव के बाहर मौजूद एक पुराने पद्म स्वामी मंदिर जाता है, जहां पुलिस को एक बॉडी मिली होती है। इसके बाद रविंद्र की ये इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाती है। अब हालांकि गांव के लोग मानते हैं कि ये मंदिर शापित है और वो आदमी इसके अंदर गया होगा और मारा गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बॉडी आखिर बाहर कैसे आई, क्योंकि अंदर से बाहर आना नामुमकिन है। अब रविंद्र इन सब के बारे में सोचता है और तभी उसे याद आता है कि आज पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट भी आई थी। फिर वो फौरन भागकर उस कंप्लेंट को चेक करता है, तो वो कंप्लेंट एक सिमरन गुप्ता नाम की लड़की की होती है, जो हैदराबाद की रहने वाली होती है। लेकिन यहाँ रविंद्र को ये समझ में नहीं आता कि हैदराबाद में रहने वाली लड़की के पेरेंट्स ने आखिर यहाँ कंप्लेंट क्यों फाइल की। खैर, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक हफ्ते बाद केरला के सबरीमला एरिया में बलीजा को देखते हैं, जो किसी काम से वहाँ पर गया होता है। अब बलीजा जैसे ही चाय पीने के लिए किसी दुकान पर रुकता है, वैसे ही उसकी नजर दूर खड़े कोमरी पर पड़ती है, जो जंगल में खड़े कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। अब कोमरी को देखकर बलीजा के होश उड़ जाते हैं और वो उसका पीछा करने लगता है। खैर, अब बलीजा को उसका पीछा करते करते रात हो जाती है और फिर जब कोमरी को पता चल जाता है कि बलीजा उसके पीछे है, तो वो खुद ही उसके सामने आ जाता है। अब कोमरी को अपने सामने देखकर बलीजा उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा हो तो लौटकर गाँव वापस क्यों नहीं आए। तुम्हें पता है, तुम्हारे परिवार वालों ने अभी तक तुम्हारा राज सभी से छुपा कर रखा है, और हाँ, तुम्हारा भाई जंगा तुम्हें ढूंढने निकला है। कई दिनों से वो काम पर भी नहीं गया, लेकिन आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो और गांव छोड़कर यहाँ क्यों आए हो। तो कोमरी इस पर कहता है कि मैं कुछ नहीं कह रहा, बस सफाई कर रहा हूँ। अब इसी बीच हम गांव का सीन देखते हैं, जहाँ रमेश कोमरी के बेटे की स्कूल की पढ़ाई रुकवा देता है और उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। अब कोमरी का बेटा अपने घर वापस आता है, जहाँ लक्ष्मी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। अब वो गांव वालों के तानों से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाने लगती है। हालांकि इस बीच हम बस के अंदर उसके कान में लगी चोट को देखते हैं, जो घर से निकलते वक्त उसके शरीर पर मौजूद नहीं थी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और तभी हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड देव को देखते हैं, जिसका वर्कर प्रकाश उसे बताता है कि सर, मैंने 2 महीने पहले जास्तीपल्ली में पद्म स्वामी टेम्पल पर रिसर्च की थी और मुझे लगता है कि वहाँ बहुत सारे राज दफन हैं, इसलिए हमें इस बारे में अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को दे देनी चाहिए। अब ये सुनकर देव शॉक्ड रह जाता है
और फिर वो प्रकाश से कहता है कि तुम अभी किसी को इस बारे में मत बताओ और पहले दुबई घुमाओ। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारी दुबई की ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा हूँ। ये सुनकर प्रकाश बहुत खुश हो जाता है और इस ट्रिप के लिए हाँ कर देता है। हालांकि तभी हम देखते हैं कि देव दुबई में किसी को प्रकाश की सुपारी दे देता है और उसे खत्म करने के लिए कहता है, जिससे उसकी सेक्रेटरी शॉक्ड हो जाती है। इससे हम भी समझ जाते हैं कि देव भी असल में पद्मस्वामी टेम्पल में किसी तरह की चीज के पीछे है और वो नहीं चाहता कि ये बात सरकार को पता चले। इसके बाद हमें एसआई रविंद्र को दिखाया जाता है, जो पिछले एक हफ्ते से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब वो अपने कांस्टेबल वरैया को बताता है कि मैं सिमरन गुप्ता के मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट करने उसके घर हैदराबाद गया था, जहां मुझे कुछ जरूरी बातें पता चली हैं। अब दोस्तों, यहाँ से इस मूवी के तार धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं और ये तार एक दो नहीं बल्कि इतने सारे हैं कि इनको कवर करना भी मुश्किल हो जाए। अब रविंद्र उसे बताता है कि सिमरन गुप्ता इसी गांव में आई थी और वो भी सरपंच की बेटी बनकर। यानी हमने पिछले पार्ट में सरपंच की जिस बेटी को बस से उतरते देखा था, वो उसकी असली बेटी नहीं थी, बल्कि वो सिमरन थी जो हैदराबाद से यहाँ आई थी और यहाँ आकर सरपंच की बेटी बनने का नाटक कर रही थी। और मुझे ये भी पता चला कि उसके कुछ तार यहाँ के पद्मस्वामी टेम्पल से भी जुड़े थे। आगे वो बताता है कि अब हमें ये नहीं पता कि वो जिंदा है या खत्म हो गई, क्योंकि सरपंच जिस दिन मरा था उसी दिन वो हैदराबाद वापस जा रही थी और कोमरी ने अपने ऑटो में उसे पिक किया था, पर उसके बाद वो हैदराबाद पहुंची नहीं। यानी अगर सिमरन खत्म हो चुकी है तो कोमरी ने ही उसे मारा होगा, क्योंकि वो लंबे समय से मिसिंग है। आखिर में रविंद्र कहता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोमरी ये जानता था कि वो लड़की सरपंच की असली बेटी है या वो नाटक कर रही है। तभी हम दूसरी तरफ कोमरी को देखते हैं, जो बलीजा के साथ पद्मस्वामी टेम्पल के पास इडुकी इलाके में आता है, जहां वो एक सिद्ध अघोरी तांत्रिक से मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ सिद्ध अघोरी तांत्रिक का मतलब होता है कि उसने सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं और उसे बंधन तोड़ने और बाकी रिचुअल्स का पूरा ज्ञान है। अब वो तांत्रिक कोमरी पर एक रिचुअल करता है और साथ में उसे एक बहुत ही डेडली तांत्रिक क्रिया भी सिखाता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद बलीजा कांप उठता है। फिर अगले दिन वो कोमरी से पूछता है कि ये सब क्या है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो अब कोमरी यहाँ पर उसे अपना असली मोटिव बताता है, जिसके बाद सीन सीधा फ्लैशबैक में चला जाता है। अब दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना में एक वक्त पर बहुत ही फेमस फेस्टिवल चल रहा था। तो ये फ्लैशबैक का समय असल में उस फेस्टिवल से 1 महीने पहले का होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कोमरी को अक्सर अपने सपने में पद्मस्वामी मंदिर दिखाई देता रहता है, जिसमें उसे एक बहुत बड़ा खजाना भी दिखाई देता है, जिसके आसपास बहुत सारे सांप घूम रहे होते हैं। और इसी सपने से डरकर बार बार कोमरी अपनी नींद से जागता रहता है। फिर एक दिन आखिर में वो हड़बड़ाहट में उस मंदिर के पास जाता है, जहाँ उसे काफी अजीब सी हलचल महसूस होती है, जिससे वो और परेशान हो जाता है। अब वो इस बारे में पता करने के लिए अपने अंकल से मिलने जाता है। जी हाँ, वही अंकल जिन्होंने पहले पार्ट में जंगा को फोन करके कोमरी के नक्षत्र ठीक ना होने की बात बताई थी। अब कोमरी अपने अंकल को उन सपनों के बारे में बताता है, तो उसके अंकल कहते हैं कि मुझे इस बारे में पहले से पता है और तुम घबराओ नहीं, ये सब सिर्फ तुम्हारे सपने हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगले ही दिन वो कोमरी को फोन करके अर्जेंट अपने पास बुलाते हैं। फिर जब कोमरी उनके पास जाता है तो वो कहते हैं कि कल तुम्हारी बातों से मुझे तुम्हारे पिता की मृत्यु याद आ गई और ये मंदिर वही है जिसके लिए तुम्हारे पिता ने कई रिचुअल्स और सैक्रिफाइस किए थे। ये सुनकर कोमरी पूछता है कि आखिर मेरे पिता ने कैसे रिचुअल्स किए थे और क्यों किए थे। तो इसके बाद वो अंकल अब पूरी कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि वेद पुराणों में उल्लेख है कि जब पांडव वनवास गए थे तब वो जास्तीपल्ली गांव में आए थे और वहां उन्होंने एक रिचुअल किया था। फिर बाद में इसी को मानते हुए केरला के राजा मार्तंड वर्मा ने, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने वो मंदिर बनवाया जहां माना जाता है कि आज भी उसके नीचे अथाह खजाना छुपा हुआ है। अब अंकल बताते हैं कि मुझे और तुम्हारे पिता को इसकी जानकारी थी और इसी बीच तुम्हारे पिता ने खजाना निकालने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाग बंधन नहीं तोड़ पाए और मारे गए। फिर अंकल कहते हैं कि भले ही तुम्हारे पिता इस बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन वो तुमको इससे दूर रखना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया, पर कविता के चक्कर में तुमने अपनी पढ़ाई खराब कर ली, इसलिए मैंने तुमको वो तंत्र मंत्र सिखाया। अब हालांकि कोमरी मेहनत कर कर जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन उसके अंकल का कहना था कि मंदिर का उसके सपने में बार बार दिखना यही मतलब है कि वो खजाना असल में उसकी नियति है, क्योंकि अश्लेष नक्षत्र में पैदा होने वाला आदमी ही उस तक पहुंच सकता था और कोमरी भी उसी नक्षत्र में पैदा हुआ है। यानी मंदिर का सपनों में बार बार दिखना यही इशारा करता है कि वही
खजाना ला सकता है। लेकिन आगे उसके अंकल बताते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें बहुत तैयारी करनी होगी और नरबलि भी देनी होगी, वो भी उस इंसान की जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, फिर चाहे वो कोई भी हो। वो कहते हैं कि उस रिचुअल की पहली पूजा इडुकी वन में होगी और फिर वो तुम्हें बलि कन्या नक्षत्र में चंद्र ग्रहण के दौरान इडुकी वन की दक्षिण दिशा में देनी होगी। अब कोमरी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है, जिसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसके रिश्तेदार को पुलिस पकड़ लेती है। अब असल में ये वही सीन होता है जहां एक लड़की और उसका पिता सरपंच के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ही पकड़ लिया था। अब कोमरी वहाँ पर ऐसे ही नहीं पहुँचा था, उसे पहले ही फोन आ गया था। अब प्रेजेंट टाइम में लक्ष्मी अंकल के घर पर आती है और उनसे पूछती है कि कोमरी घर छोड़कर जाने से पहले आपसे भी मिला था, लेकिन ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई। तो अंकल उसे यहाँ सच्चाई बताते हैं कि कोमरी असल में कभी कविता को भूल ही नहीं पाया था, इसलिए वो उसको लेकर चला गया। वहीं दूसरी ओर कोमरी भी बलिजा को सच बताने लगता है, जिसके बाद हम कुछ और फ्लैशबैक्स को देखते हैं। अब असल में उस वक्त कोमरी बलि देने के लिए उस इंसान के बारे में सोचता ही रहता है जिसकी बलि उसे देनी होगी। कभी वो सोचता है कि लक्ष्मी की बलि देगा, कभी वो अपने बेटे के बारे में सोचता है, तो कभी अपने भाई जंगा के बारे में। यानी वो यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो सबसे ज्यादा किसे प्यार करता है, क्योंकि वो अपने परिवार के सभी मेंबर्स से सच्चा प्यार करता था। लेकिन तभी इसी बीच उसे गाँव में कविता दिखाई देती है, जो उस गाँव में अपने पति के साथ रहने के लिए आई थी। अब भले ही कोमरी पहले उसे भूल चुका था, लेकिन उसको देखते ही कोमरी के पुराने प्यार की यादें ताजा हो जाती हैं और फिर वो उस पर नजर रखने लगता है। इसी बीच वो उससे मिलता भी है और कविता उससे नॉर्मल बातें भी करती है। वो उसे बताती है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है और बहुत ही जल्द माँ भी बनने वाली है। पर बातों ही बातों में वो कोमरी के प्यार को उसके चेहरे पर वापस देखती है, तो वो उसे कह देती है कि वो उसका बचपन का प्यार था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है और कोमरी भी इस बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि दोनों ही अब अपने अपने परिवार के साथ खुश है। कोमरी उस वक्त सिर्फ मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो हमेशा से ही उसे चाहता था और बचपन का प्यार सच्चा होता है, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। यानी जिस इंसान को वो बलि के लिए ढूंढ रहा था, वो इंसान उसे मिल चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि कविता ही थी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक कोमरी के मन में कविता के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। इसलिए कोमरी डिसाइड करता है कि अब वो फाइनली कविता की ही बलि देगा, क्योंकि उस खजाने पर लगा नाग बंधन हमेशा के लिए टूट जाए। अब वो वास्तु पूजा करने के लिए फेस्टिवल से 4 दिन पहले पद्म स्वामी मंदिर जाता है और वहाँ उसे सरपंच अपनी बेटी के साथ दिखाई देता है। अब हालांकि हम जानते हैं कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि सिमरन थी, जो हैदराबाद से यहाँ आई थी, पर कोमरी को ये बात नहीं पता थी। लेकिन कोमरी उन दोनों के हाव भाव से ये जरूर समझ चुका था कि ये दोनों जरूर मंदिर के राज जानते हैं, इसलिए वो बार बार घूमने के लिए आते हैं और इसीलिए अब वो एक प्लान बनाता है और उसी रात रेणुकावतारम रिचुअल परफॉर्म करता है, जो कि सिर्फ कविता के लिए नहीं होता बल्कि इसमें वो सरपंच की बेटी को भी शामिल कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ बीमार हो जाती हैं और यहाँ तक कि कोमरी हॉस्पिटल में जाकर और डॉक्टर को पैसे देकर कविता का अबॉर्शन तक करवा देता है और फिर वो डॉक्टर कोमरी के कहने पर कविता की फैमिली को झूठी बातें बताता है कि कविता की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, इसलिए हमें ये अबॉर्शन करना पड़ा। जबकि दोस्तों मैंने पार्ट 1 में बताया था कि उसकी फैमिली बिल्कुल खुश थी और कविता को कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रेणुकावतारम के चलते विक्टिम की बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं, जिससे उनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इसी बात का फायदा उठाकर अब कोमरी अपने अगले प्लान को अंजाम देता है। अब उस दिन सिमरन हैदराबाद जाने के चक्कर में एयरपोर्ट जाने के लिए कोमरी के ऑटो में बैठ जाती है, लेकिन कोमरी के रिचुअल के चलते उसकी तबीयत अब ज्यादा खराब होने लगी थी, इसलिए प्लान के मुताबिक अब कोमरी उसे हॉस्पिटल ले जाता है, यानी वो हैदराबाद नहीं जा पाती और फिर वो हॉस्पिटल में सिमरन को कविता से बदल देता है और ऐसे में सिमरन मारी जाती है, जिसे कविता के घर वाले कविता समझकर जला देते हैं। यानी वो चिता असल में सिमरन की थी, ना कि कविता की। लेकिन चूंकि उसने कविता पर भी अपना पहला रिचुअल किया था, इसलिए अब वो उसके ऊपर से रेणुकावतारम हटाता है और इसी तरह ये रिचुअल कुल 2 हिस्सों में होता है। यानी पिछली मूवी में जब वो चिता के सामने गया था तो वो असल में उस वक्त कविता के ऊपर से रेणुकावतारम हटा रहा था। दरअसल हम देखते हैं कि ये सब खत्म होने पर अंकल उसे बताते हैं कि अब वो सिमरन वाले रेणुकावतारम का आखिरी स्टेप करे और फिर इसके बाद वो अगले दिन दूसरे गांव के स्टेशन पर उनसे आकर मिले, जहां वो कविता को अपने साथ ले आएंगे और फिर उसे उसके साथ भेज देंगे। तो अपने अंकल की बात मानते हुए वो इस तरह रात को बलिजा की चप्पलें पहनकर सिमरन की चिता पर जाता है, जो सबकी नजर में कविता की चिता होती है।
अब यहाँ वो बलीजा की चप्पलें इसीलिए पहनता है क्योंकि नियम के मुताबिक आखिरी स्टेप में उसके पैरों में किसी और की चप्पल होना चाहिए थी। अब वो चिता के पास पहुंचता है, लेकिन इतने में वहाँ रमेश भी आ जाता है और इसी हाथापाई में अब मल्ली जल जाता है, जबकि कोमरी वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है। इसके बाद वो अगले दिन प्लान के मुताबिक अपने अंकल से मिलने दूसरे गांव के स्टेशन पर जाता है, जहां अंकल उसे रक्षा सूत्र बांधते हैं और कुछ पीने को भी देते हैं जो उसे सुबह शाम पीना था। यहाँ कोमरी देखता है कि वो कविता को अपने साथ ले आए थे और फिर इसके बाद वो उसे उसके साथ भेज देते हैं, जिसके बाद वो दोनों केरला आकर रहने लगते हैं। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम देव को देखते हैं, जिससे उसकी सेक्रेटरी पूछती है कि सर, आप आखिर उस इतने पुराने मंदिर के पीछे ही क्यों पड़े हैं? ऐसा क्या खास है उसमें? तो इसके बाद देव उसे एक प्रेजेंटेशन दिखाता है जिसमें उस मंदिर और खजाने के बारे में एक एक चीज दिखाई गई होती है। और दोस्तों, ये असल में वही सीन होता है जो हमने पहले पार्ट की स्टार्टिंग में देखा था। इस तरह उस प्रेजेंटेशन में बताया जाता है कि पद्मस्वामी टेम्पल में ढेर सारा खजाना है जो कि आसपास के काफी पुराने लोग जानते हैं। आगे बताया जाता है कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वहाँ की मिट्टी में भी बदलाव होने लगे हैं और इसी बीच अलग अलग तरह के सांप और रेप्टाइल्स वहाँ पर मिलने लगे हैं जो कि नॉर्मली ऐसी जगहों पर नहीं होते। फिर आगे प्रेजेंटेशन को दिखाते हुए देव बताता है कि अब सेम ऐसी ही चीज हमें जास्तीपल्ली गांव के पद्मस्वामी टेम्पल के आसपास भी मिली है, जिसका मतलब है कि हो ना हो वहाँ पर जरूर कोई पुराना खजाना मौजूद है, लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान भी नहीं होगा। देव कहता है कि मुझे पता चला था कि असल में एक राजा ने 12 टेम्पल्स बनवाए, जिसमें से एक पद्मस्वामी भी है, और ये पता चलते ही मैंने उस मंदिर पर और रिसर्च करना शुरू कर दी और फिर मैंने जास्तीपल्ली के सरपंच को पैसे दिए और अपनी एक वर्कर को गांव में भेज दिया, जिसे सरपंच ने अपनी बेटी कहकर रखा ताकि वो फ्रीली रिसर्च कर सके और किसी को उन पर शक ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि जिस वर्कर को देव ने सरपंच के पास भेजा था वो असल में सिमरन ही थी और इसीलिए कोमरी ने उन दोनों को मंदिर में देखा था, जिसके बाद उसे शक हो गया था कि ये लोग मंदिर के बारे में जरूर कुछ जानते हैं। खैर, देव बताता है कि इसके बाद एक दिन सरपंच का एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है और फिर सिमरन वहाँ से वापस निकली तो थी, पर वो हैदराबाद कभी नहीं पहुँची। यानी वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। और यही बात है कि मुझे अब यकीन हो चला है कि इस खजाने के पीछे कोई और भी है, जिसको शायद सिमरन और सरपंच के बारे में पता चल गया होगा। फिर देव एक और भयानक चीज बताता है। वो कहता है कि बाद में मैंने गांव के एक आदमी की मदद ली थी और मंदिर में कुछ ऐसा करवाया था जिसके बाद सभी को ये लगने लगता है कि वो मंदिर श्रापित है, ताकि लोग उसके आसपास आना बंद कर दें और मैं अपना काम ठीक से कर सकूं। लेकिन इसी बीच वो आदमी भी मारा जाता है और एक दिन मंदिर के बाहर मरा हुआ मिलता है, जिसके बाद देव का प्लान काफी दिक्कत में पड़ जाता है क्योंकि अब उसके सारे प्यादे खत्म हो चुके थे और उसके पास मंदिर की ज्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं रहती। अब हमें पता चलता है कि इसी बीच कोमरी ने कविता के साथ कुछ दिन रहने के बाद उसे भी खत्म कर दिया और उसकी बलि दे दी। इसके बाद उसने उसके खून से रिचुअल पूरा किया, यानी उसने उसके खून को पीकर और उससे नहाकर खुद को शक्तियां दी। खैर, अब यहाँ से मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं एसआई रविंद्र को, जिसे कोमरी की लोकेशन पता चल जाती है, इसलिए वो उसको गिरफ्तार करने पहुँच जाता है। लेकिन कोमरी इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं लगने वाला था, इसलिए अब दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और इसी हाथापाई के चलते कोमरी अचानक वहाँ की खाई में गिर जाता है। इसके बाद रविंद्र उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोमरी उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे वो और परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपने कांस्टेबल के साथ मिलकर अगली सुबह तक कोमरी को ढूंढता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। और दोस्तों, अब यहाँ आता है कहानी में नया मोड़। अब रविंद्र को समझ में आ जाता है कि अगर इस केस को और ठीक से समझना है तो उसे फौरन कोमरी के अंकल से जाकर मिलना होगा। अब वो उन अंकल से जाकर पूछताछ करता है और यहाँ उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद रविंद्र फौरन बलीजा के पास जाता है और उससे कहता है कि असल में कोमरी ने जिसकी बलि दी थी वो कविता थी ही नहीं, बल्कि वो रामूला थी। यानी कि रामूला बलीजा से नाराज होकर अपने मायके नहीं गई थी, बल्कि वो कोमरी के साथ ही रह रही थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि फिर हमको बार बार कविता क्यों नजर आ रही थी? तो इसका रीजन भी अब साफ हो जाता है। असल में उस रात जो रेणुकावतारम का रिचुअल चल रहा था, उसमें अचानक एक पल के लिए विघ्न ढल गया था, जिसके चलते कविता की जान चली गई थी। लेकिन कोमरी उस वक्त अपनी साधना में पूरी तरह से लीन था, जिसके चलते उसके अंकल ने उसको कुछ नहीं बताया और उल्टा कविता की बॉडी वहाँ से छुपा दी ताकि कोमरी की साधना भंग ना हो। और फिर उसके बाद उन्होंने कविता की जगह पर रामूला को बिठा दिया था।
अब रामूला की बात करें तो हमें यहाँ उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि रामूला असल में उनके ही रिश्तेदार की बेटी थी, जिसे वो पहले से जानते थे। लेकिन वो बचपन से ही कुछ मेंटली अनस्टेबल थी, जिस वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। लेकिन इसी बीच जब उसने कोमरी को देखा तो वो उसे चाहने लगी, जिसके बाद अंकल ने रामूला से वादा कर लिया कि वो उसे एक दिन कोमरी से मिला देंगे। और फिर जब वक्त बीत गया और सब बड़े हो गए तो इसी बीच रामूला बलीजा से शादी करके कोमरी की पड़ोसन बन गई। फिर इसके बाद जब रिचुअल के दौरान कविता मारी गई तो अंकल ने रामूला को कविता की जगह भेज दिया। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि अंकल ने रेलवे स्टेशन पर कोमरी को एक रक्षा सूत्र बांधा था और पीने के लिए किसी तरह का जल दिया था। तो वो असल में कोई रक्षा सूत्र नहीं, बल्कि वो उसके वशीकरण के लिए था, ताकि उसे रामूला की शक्ल में कविता दिखे। कोमरी और उसकी कहानी के पर्सपेक्टिव से दिखाई थी, इसलिए हमें भी धोखे में रखा गया, जैसे भाई हमने भी वो वशीकरण वाला जल पी लिया हो। खैर, उसके बाद ये दोनों यानी कोमरी और रामूला कहाँ कहाँ गए और क्या क्या हुआ वो सब हम जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद सेम टाइम पर एसआई रविंद्र सिमरन की दोस्त से पूछताछ करके मंदिर के बारे में सारी चीजें पता कर लेता है। यानी कि कोमरी के साथ केरला जाने के लिए जो लड़की अगले दिन गांव के स्टॉप पर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि रामूला थी। असल में वो कभी अपने मायके नहीं गई, बल्कि वो कोमरी के साथ ही थी, जिसकी बलि वो पहले ही दे चुका है। यानी अब कविता भी खत्म हो गई, सिमरन भी खत्म हो गई और रामूला भी नहीं बची। तभी हम कोमरी को देखते हैं जो खाई में गिरने से बच गया था और इसके बाद वो उस पद्म स्वामी मंदिर में जा रहा होता है। वहाँ पहुंचकर वो अपना रिचुअल करने लगता है, जिसके बाद उसके पास ढेर सारे नाग आ जाते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर हम देखते हैं कि वो नाग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि कोमरी ने वो बलि देकर अपना रिचुअल पूरा कर लिया था, जिसके बाद वो सिद्ध होकर वहाँ गया था। और इसके अलावा वो खास नक्षत्रों में भी पैदा हुआ था, जिसके चलते वो उस नाग बंधन को तोड़ देता है। इसके बाद अब वो मशाल जलाकर मंदिर के गर्भगृह में जाता है। लेकिन यहाँ वो कुछ ऐसा शॉकिंग देखता है जिससे उसके ही होश उड़ जाते हैं और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तभी हम दूसरी तरफ लक्ष्मी को देखते हैं जो अपने पहाड़ी वाले घर पर होती है और चुपचाप बैठी होती है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक कोमरी उससे मिलने आता है और उसे देखते ही लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। और इतना ही नहीं, वो उसे खाना बनाकर भी खिलाती है। इसके बाद वो कोमरी को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर एज एन ऑडियंस हम ही शॉक्ड हो जाते हैं। कोमरी के सामने वो रिवील करती है कि उसने अंकल को जहर देकर खत्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कभी कोमरी को सही सलाह ना देकर बलि जैसी चीजें करवाई और लोगों की जिंदगी बर्बाद करवाई। वो कहती है कि मुझे उस मंदिर और उसके खजाने के बारे में भी पता है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बस अपने बच्चे का भविष्य चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो वही करे जो सब कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवारे, ना कि अपने पिता की तरह ऑटो ड्राइवर या काला जादू का काम करे। वो कहती है कि इसीलिए उस दिन मैं माफी मांगने के लिए रमेश के घर गई थी, लेकिन वहाँ उल्टा रमेश ने उसे मारा और उसकी इंसल्ट भी की। और इतना ही नहीं, उसने लक्ष्मी से अपनी चप्पल और जूतों को भी नमन करवाया और यही वजह थी कि उसके कान पर चोट लग गई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब वो अपने बेटे के साथ दूसरे गांव में जा रही थी, लेकिन इस बीच उसके कान में चोट लगी हुई थी, तो वो चोट उसको ऐसे ही लगी थी। लक्ष्मी की बातें सुनते सुनते कोमरी चुपचाप खाना खाता रहता है और तभी एक और शॉकिंग चीज होती है। हम देखते हैं कि जिस तरह लक्ष्मी ने अंकल को जहर देकर मार दिया था, ठीक वैसे ही उसने कोमरी के खाने में भी जहर मिला दिया था, जिससे अब वो धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। कोमरी उसको देखकर पूछता है कि मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? तो लक्ष्मी कहती है कि मैंने ये जहर इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि तुमने जादू टोना किया या लोगों की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि मैंने ये जहर इसलिए दिया है क्योंकि मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा राज पता चल गया है। और इसी तरह वो उस राज को रिवील करती है, जिससे हमें पता चलता है कि असल में कोमरी जानता था कि उसके साथ कविता नहीं बल्कि रामूला ही गई थी। इनफैक्ट उसके रिश्तेदार समावैया ने उसे देखा भी था और यही बताने के लिए वो उस दिन उसके घर पर भी आया था, जहाँ रविंद्र ने उससे पूछताछ की थी। और फिर यही वजह थी कि लक्ष्मी सब पता करने के लिए कोमरी के अंकल के पास गई थी। हम देखते हैं कि असल में कोमरी ने वो रक्षा सूत्र उसी दिन निकाल दिया था, मतलब वशीकरण तोड़ दिया था, जिससे वो जान चुका था कि वो असल में रामूला के ही साथ है। इसलिए वो रामूला को उसके नाम से भी पुकारने लगता है। हालांकि रामूला तो मेंटली थोड़ी सी बीमार थी, जिसके चलते उसे ये सब समझ में नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है या उससे क्या करवाया जा रहा है। यानी कि कोमरी को बस अपना रिचुअल पूरा करना था और खजाना पाना था, चाहे उसके लिए किसी की भी जान दांव पर क्यों ना लग जाए। मतलब वो अपने सपनों के चलते बिल्कुल पागल हो चुका था। खैर, अब हम देखते हैं कि दुखी होकर रोते हुए लक्ष्मी
लक्ष्मी खुद भी जहर खाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक मिस्टीरियस पर्सन आता है और उसे शूट कर देता है। और उसी पल हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देव और उसकी टीम के साथ देखते हैं जो मंदिर के पीछे लगे होते हैं। यानी इससे साफ हो जाता है कि देव उस मंदिर तक पहुंच चुका है। इसके बाद हम बलीजा और रविंद्र को लक्ष्मी और कोमरी की चिता के पास देखते हैं, जहां रविंद्र के पास अचानक जंगा का कॉल आता है और यहाँ हमें रिवील किया जाता है कि असल में जंगा को रविंद्र ने ही कहीं भेजा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में जो लड़का उस अघोरी तांत्रिक से नाग बंधन के बारे में पूछ रहा था और उसको तोड़ने के बारे में पूछ रहा था, वो असल में कोई और नहीं बल्कि जंगा ही था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है और बहुत सारे सवालों को पीछे छोड़ जाती है। शायद पहले पार्ट से भी ज्यादा सवाल इस पार्ट में खड़े हो जाते हैं, जैसे कोमरी को रामुला के बारे में कैसे पता था, वो आदमी मंदिर के बाहर कैसे मरा था जिसको देव ने भेजा था, भाई उसे किसने मारा, और आखिर जंगा कहाँ गया हुआ था, और इस सब में रविंद्र का क्या हाथ था, और क्या वो जंगा के बारे में पहले से जानता था, उसने उसे वहाँ क्यों भेजा था। इसके अलावा वो मिस्टीरियस पर्सन और देव की टीम आगे क्या करेगी, और वो मिस्टीरियस पर्सन आखिर है कौन। साथ ही मंदिर के अंदर ऐसे कौन कौन से राज दफन हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोमरी बिना खजाना लिए वहाँ से क्यों वापस आया, वो भी लक्ष्मी के पास ही क्यों, और आखिर उसने मंदिर के गर्भगृह में ऐसा क्या देखा जिससे वो शॉक्ड हो गया। और इन सभी सवालों के जवाब हमें पार्ट 3 में मिलेंगे। अब दोस्तों पार्ट 3 की बात करें तो उसका प्रोडक्शन का काम पूरा हो चुका है और जल्दी ही इसी साल पार्ट 3 को भी रिलीज किया जाएगा। सच में दोस्तों इस मूवी में जिस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स दिए गए हैं, वैसे ट्विस्ट और टर्न्स मैंने आज तक किसी मूवी में नहीं देखे। यानी एक पल भी दिमाग को फुर्सत नहीं मिलती और जब तक दिमाग कुछ सोच पाता है तब तक मूवी एक नया मोड़ ले लेती है, और वो भी हमारी सोच से परे है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि ऐसी ही कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार और धांसू मूवी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।